हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस और मेडिसिन में इतनी तरक्की होने के बाद भी इंसान अमर क्यों नहीं हो सकते? चलिए इस दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे सेल्स की, जो जिंदगी की बुनियाद हैं। हमारे शरीर के हर सेल में एक लिमिट होती है कि वो कितनी बार डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस कर सकता है। इस लिमिट को अक्सर हेफलिक लिमिट कहते हैं। एक खास नंबर के डिविजन्स के बाद सेल एक स्टेज पर पहुंचता है जिसे सेनेसेंस कहते हैं, जहां वो अब और डिवाइड नहीं होता। ये एजिंग का एक नेचुरल हिस्सा है। लेकिन ऐसी लिमिट क्यों होती है? इसका सीधा संबंध है हमारे डीएनए से। हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है तो टेलोमेरेज, जो हमारे क्रोमोसोम्स के आखिर में प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। आखिरकार वो इतने छोटे हो जाते हैं कि हमारे सेल्स एज होने लगते हैं और ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। ये प्रोसेस भी एक वजह है जिससे हम हमेशा रिजेनरेट होकर जिंदा नहीं रह सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉबस्टर्स या कुछ जेलीफिश जैसे जानवरों के बारे में क्या, जो बायोलॉजिकली इमॉर्टल माने जाते हैं। तो इन क्रीचर्स के पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिनसे उनके सेल्स अपने टेलोमेर लेंथ को मेंटेन रख सकते हैं या फिर इंडेफिनिटली रिजेनरेट कर सकते हैं। लेकिन इन मैकेनिज्म्स को इंसानों में लाना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि एथिकल और इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी पैदा करता है। और फिर ओवर पॉपुलेशन का भी मुद्दा है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी बुढ़ापे से नहीं मरता। हमारा प्लेनेट, जो पहले से ही रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज से जूझ रहा है, और भी बड़ी चैलेंजेस फेस करेगा। इसके अलावा एजिंग और डेथ हमारी जिंदगी में एक बैलेंस और पर्सपेक्टिव लाते हैं। ये इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, कल्चरल शिफ्ट्स लाते हैं और नॉलेज को जनरेशंस के जरिए आगे बढ़ाते हैं। एक तरह से हमारा मॉर्टैलिटी ही डिफाइन करता है कि इंसान होने का क्या मतलब है। तो इमॉर्टैलिटी का आइडिया भले ही फैसिनेटिंग हो, लेकिन ये बायोलॉजी, एथिक्स और सोशियोलॉजी जैसी कॉम्प्लेक्सिटी की कई लेयर्स में लिपटा हुआ है। शायद हमेशा जिंदा रहने पर फोकस करने के बजाय हमें अच्छी तरह जीने पर फोकस करना चाहिए। सुनने के लिए शुक्रिया, और ये सोचना ना भूलें कि आपके लिए जिंदगी को क्या वैल्यूएबल बनाता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम समंदर के एक रहस्यमयी राज में गोता लगाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र से कौन से चमत्कारी पदार्थ मिलते हैं? तो आज आपकी दावत है। आज हम समुद्र के अमृत के रहस्यों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अमृत क्या है? ये बिल्कुल पौराणिक अमृत तो नहीं है, लेकिन उतना ही दिलचस्प है। समुद्री जीव वैज्ञानिक इसे मरीन बायो प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी समुद्री जीवों और पौधों से मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनके अद्भुत फायदे हैं। इनमें सबसे मशहूर है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो साल्मन और मैकरल जैसी मछलियों से निकाला जाता है। लेकिन समुद्र की देन यही नहीं रुकती। हमें शैवाल और समुद्री घास में भी ऐसे यौगिक मिलते हैं जो कॉस्मेटिक्स से लेकर दवाइयों तक में इस्तेमाल होते हैं। कमाल की बात है ना? अब एक खास तरह के शैवाल, स्पाइरुलिना, पर ध्यान देते हैं। ये सुपर फूड प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरा होता है। ये सिर्फ हमारे लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेनिफिट्समंद है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। वैज्ञानिक गहरे समुद्र के माइक्रोब्स की खोज कर रहे हैं ताकि उनका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जा सके। इनमें से कुछ जीव ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो शायद एक दिन कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज कर सके। संभावनाएं अनंत हैं। और ये सोचिए, समुद्र हमें मोती और मूंगा भी देता है, जो सिर्फ गहनों में ही नहीं बल्कि दवा में भी अपने अनोखे गुणों के कारण इस्तेमाल होते हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो याद रखें, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये अमृत का खजाना है, जो ऐसे रहस्यों से भरा है जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण को फायदा पहुंचा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना? समुद्र के रहस्यों में इस गहरे गोते में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। जिज्ञासु बने रहें और खोजते रहें। अगली बार तक अलविदा। क्या कभी सोचा है कि समंदर इतना नमकीन क्यों है, जैसे किसी ने विशाल नमक का डिब्बा उसमें गिरा दिया हो? चलो आज हम इस दिलचस्प बात में गोता लगाते हैं कि समंदर नमकीन क्यों है। सबसे पहले नदियों के बारे में बात करते हैं। देखो, नदियां प्रकृति की डिलीवरी सिस्टम की तरह है, जो चट्टानों और मिट्टी से लगातार मिनरल्स और नमक उठाती रहती है। और ये सारी नदियां कहां जाकर मिलती हैं? तुमने सही सोचा, समंदर में। अब जब नदियों का पानी समुद्र तक पहुंचता है तो उसमें घुला हुआ नमक होता है। और यहां मजेदार बात है, पानी भाप बनकर उड़ सकता है।
लेकिन नमक नहीं। तो लाखों सालों से जैसे जैसे पानी चक्र के माध्यम से समंदर से बाहर और अंदर आता जाता रहता है, नमक पीछे छूट जाता है, जिससे आज हमें जो नमकीन मिश्रण मिला है। लेकिन कहानी अभी और घनी होती है। क्या तुम्हें पता है कि समुद्र के नीचे ज्वालामुखी भी एक भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल सही। जब समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं तो वे मिनरल्स उगलते हैं, जिनमें तुमने सही सोचा और नमक शामिल है। यह समुद्र के नमकीन स्वाद को और बढ़ाता है। और अंत में छोटे लेकिन शक्तिशाली योगदानकर्ताओं को न भूलें, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये पानी के नीचे के गीजर बहुत गर्म मिनरल से भरपूर पानी बाहर निकालते हैं, जिसमें फिर से बहुत सारा नमक शामिल होता है। तो बस यह रहा रहस्य। नदियां नमक बहाती हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और हाइड्रोथर्मल वेंट्स सभी हमारे समुद्र के नमकीनपन में योगदान करते हैं। ये एक विशाल प्राकृतिक सूप की तरह है जो अरबों सालों से उबल रहा है। अगली बार जब तुम समुद्र में अपने पैर डुबो या उस नमकीन समुद्री पानी का स्वाद चखो, तो याद रखना, यह पृथ्वी की भूगर्भीय और जल विज्ञानी प्रक्रियाओं की कहानी है। बहुत बढ़िया है ना? जिज्ञासु बने रहो, खोज करते रहो, और कौन जानता है कि हम आगे कौन सा रहस्य सुलझाएंगे। अधिक मजेदार विज्ञान गोते के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।